दोस्तों नमस्कार। ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों मार्गदर्शन एनसीईआरटी श्रृंखला में आज की वीडियो में आप पढ़ेंगे 11वीं कक्षा के इतिहास विश्व इतिहास के कुछ विषय का तीसरा अध्याय जो है 3 महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य। दोस्तों इस अध्याय में हम विस्तार से रोमन साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे। जैसे रोमन साम्राज्य का आरंभिक काल क्या था, उसकी सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक संरचना किस प्रकार की थी। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। 11वीं कक्षा के इतिहास का तीसरा अध्याय 3 महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य। दोस्तों रोम साम्राज्य या रोमन साम्राज्य, जिसको कि रोमन एम्पायर कहा जाता है, ये दूर दूर तक फैला हुआ था। इसके विशाल क्षेत्र में आज का अधिकांश यूरोप और उर्वर अर्धचंद्राकार क्षेत्र यानी पश्चिम एशिया और उत्तरी अफ्रीका का बहुत बड़ा हिस्सा शामिल था। इसीलिए रोम साम्राज्य के बारे में 3 महाद्वीपों में फैले हुए साम्राज्य की बात की जा रही है। दोस्तों साम्राज्य का गठन कैसे हुआ, किन किन राजनीतिक ताकतों ने इसके भाग्य को बनाया संवारा और साम्राज्य के लोग किन सामाजिक समूहों में विभाजित थे, और इसके अलावा कि यह साम्राज्य अनेक स्थानीय संस्कृतियों भाषाओं के वैभव से संपन्न था। स्त्रियों की कानूनी स्थिति काफ़ी मजबूत थी, जैसे कि आज के अनेक देशों में नहीं देखने को मिलती है। लेकिन वहाँ की अर्थव्यवस्था जो थी वो बहुत कुछ दास यानी गुलामों के श्रम के बल पर चलती थी, और जिस वजह से जनता का अच्छा खासा जो वर्ग था या भाग था वो स्वतंत्रता से वंचित रह जाता था। 5वीं शताब्दी और उसके बाद के समय में पश्चिम में साम्राज्य छिन्न भिन्न हो गया, लेकिन अपने पूर्वी आधे भाग में अखंड और अत्यंत समृद्ध बना रहा। तो दोस्तों इस रोमन साम्राज्य के बारे में आरंभिक स्थिति या उसका विस्तार कैसे हुआ, साथ ही साथ इसकी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक स्थिति किस प्रकार संचालित होती थी, उसके बारे में हम देखेंगे। दोस्तों रोम के इतिहासकारों के पास जो है वो अध्ययन सामग्री का विशाल भंडार है, और इसको 3 भागों में बांटा जा सकता है: पाठ्य सामग्री, प्रलेख या दस्तावेज और भौतिक अवशेष। पाठ्य स्रोतों में जिससे कि रोमन साम्राज्य के बारे में जानकारी मिलती है, समकालीन व्यक्तियों द्वारा लिखा गया उस काल का इतिहास, जिसके कोई वर्ष वृत्तांत कहा जाता था, क्योंकि ये वृत्तांत हर साल लिखे जाते थे। इसमें पत्र, व्याख्यान, प्रवचन और कानून थे। दस्तावेजी स्रोत मुख्य रूप से उत्कीर्ण अभिलेखों या पैपायरस पेड़ के पत्तों आदि पर लिखी गई पांडुलिपियों के रूप में मिलते हैं। और उत्कीर्ण अभिलेख जो हैं वो आमतौर पर पत्थर की शिलाओं पर खोदे जाते थे, इसलिए वे नष्ट नहीं हुए और बड़ी मात्रा में यूनानी और लैटिनी में पाए गए हैं। दोस्तों पैपायरस एक सरकंडा जैसा पौधा होता था जो मिस्र में नील नदी के किनारे उगा करता था, और उसी से लेखन सामग्री तैयार की जाती थी। रोजमर्रा की जिंदगी में उसका व्यापक प्रयोग भी किया जाता था, और हजारों की संख्या में संविदा पत्र, संवाद पत्र और सरकारी दस्तावेज आज भी पैपायरस पत्र पर लिखे हुए पाए गए हैं, और पैपायरोलॉजिस्ट यानी पैपायरस शास्त्री कहे जाने वाले विद्वानों द्वारा प्रकाशित किए गए हैं। भौतिक अवशेषों में अनेक प्रकार की चीज़ें शामिल हैं। ये मुख्य रूप से खुदाई के क्षेत्रों और सर्वेक्षण आदि के द्वारा मिलती हैं। इमारत, स्मारक और अन्य प्रकार की संरचनाएं, मिट्टी के बर्तन, सिक्के, पच्चीकारी, ये सभी स्रोत जो हैं दोस्तों भौतिक अवशेषों के अंतर्गत आती हैं, और इनमें से सभी स्रोत हमें अतीत के बारे में जानकारी देते हैं। दोस्तों 3 महाद्वीपों में जो साम्राज्य फैला हुआ था, आइए उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। सामान्य रूप से ईसा मसीह के जन्म से लेकर 7वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में 630 के दशक तक की अवधि में अधिकांश जो यूरोप था, पूर्वी अफ्रीका, देखिए यूरोप, अफ्रीका और मध्य पूर्व के विशाल क्षेत्र में 2 सशक्त साम्राज्यों का शासन था। ये साम्राज्य एक तो रोम था और दूसरा ईरान था। रोम और ईरान के लोग आपस में प्रतिद्वंदी थे, और अपने इतिहास के अधिकांश काल में वे आपस में लड़ते रहे थे। उनके साम्राज्य भी एक दूसरे के बिल्कुल पास थे, और उन्हें भूमि की एक सकरी पट्टी जिसके किनारे फरात नदी बहा करती थी, अलग करती थी। और हम रोम साम्राज्य के बारे में तो यहाँ पे पढ़ेंगे ही, थोड़ा सा ईरान के साम्राज्य के बारे में भी देखते चलेंगे। यहाँ पर आप यूरोप और अफ्रीका के महाद्वीप को एक समुद्र द्वारा एक दूसरे से अलग किए हुए देख सकते हैं।
जो कि पश्चिम में स्पेन से लेकर पूर्वी सीरिया तक फैला हुआ है। ये जो समुद्र है दोस्तों, इसको भूमध्य सागर कहा गया है और उन दिनों रोम साम्राज्य का ये हृदय था। रोम साम्राज्य भूमध्य सागर और उत्तर और दक्षिण की दोनों दिशाओं में सागर के आसपास स्थित सभी प्रदेशों पर इसका प्रभुत्व था और उत्तर में साम्राज्य की सीमा का निर्धारण दो महान नदियां राइन और डेन्यूब नदी से होता था और दक्षिणी सीमा सहारा नामक अति विस्तृत रेगिस्तान से बनती थी। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, रोमन साम्राज्य जो है वो किस प्रकार से इसका फैलाव दिखाया गया है कि राइन नदी से लेकर राइन और डेन्यूब नदी से लेकर सहारा मरुस्थल तक इसका विस्तार फैला हुआ था। दोस्तों, अत्यंत विस्तृत क्षेत्र में रोम का साम्राज्य फैला हुआ था और दूसरी ओर कैस्पियन सागर के दक्षिण से पूर्वी अरब तक का समूचा इलाका और कभी-कभी अफगानिस्तान के कुछ हिस्से भी ईरान के नियंत्रण में थे और इन दो महान शक्तियों ने दुनिया के उन अधिकांश भाग को आपस में बांट रखा था जिसे चीनी लोग जो है वो ता चीन यानी बृहत्तर चीन या मोटे तौर पर पश्चिम कहा करते थे। आइए देखते हैं कि रोम के साम्राज्य का जो आरंभिक काल था वो किस प्रकार था। दोस्तों, रोमन साम्राज्य को मोटे तौर पर दो चरणों में बांटा जा सकता है जिनको पूर्ववर्ती और परवर्ती चरण कह सकते हैं और इन दोनों चरणों के बीच में तीसरी शताब्दी का समय आता है जो उन्हें दो ऐतिहासिक भागों में बांटता है। दूसरे शब्दों में कहें तो तीसरी शताब्दी के मुख्य भाग तक की संपूर्ण अवधि को पूर्ववर्ती साम्राज्य और उसके बाद की अवधि को परवर्ती साम्राज्य कहा जा सकता है। देखिए दोस्तों, दो महाशक्तियों और उनसे संबंधित साम्राज्यों में एक बड़ा अंतर ये है कि रोमन साम्राज्य सांस्कृतिक दृष्टि से ईरान की तुलना में कहीं अधिक विविधतापूर्ण था और इस अवधि के दौरान एशियाई और बाद में ससानी राजवंशों ने ईरान पर शासन किया। जिन लोगों पर शासन हुआ उनमें अधिकतर ईरानी थे। इसके विपरीत रोमन साम्राज्य ऐसे क्षेत्रों और संस्कृतियों का एक मिला जुला रूप था जो कि मुख्यतः सरकार की एक साझी प्रणाली तथा एक दूसरे के साथ जुड़े हुए थे। साम्राज्य में अनेक भाषाएं बोली जाती थीं, लेकिन प्रशासन के प्रयोजन के लिए लैटिन और यूनानी भाषाओं का प्रयोग होता था। पूर्वी भाग के उच्चतर वर्ग यूनानी भाषा और पश्चिमी भाग के अधिकतर लोग लैटिन भाषा बोलते थे और लिखते थे। दोस्तों, इन दोनों भाषाओं के बीच की सीमा रेखा सागर को चीरती हुई उस पार अफ्रीकी प्रांत त्रिपोलितानिया जो कि लैटिनी भाषी था और सायरेनाइका यूनानी भाषी के बीच के जाति थे। जो लोग साम्राज्य में रहते थे वे सभी एकमात्र शासक यानी सम्राट की प्रजा थे, चाहे वे कहीं रहते हों या कोई भी भाषा बोलते हों। दोस्तों, एक महान सम्राट आगस्टस ने 27 ईसा पूर्व में जो राज्य स्थापित किया उसे प्रिंसिपेट कहा जाता था। आगस्टस एक छत्र शासक और सत्ता का वास्तविक स्रोत था। फिर भी इस कल्पना को जीवित रखा गया कि वह केवल एक प्रमुख नागरिक या लैटिन भाषा में प्रीसेप्ट्स था और निरंकुश शासक नहीं था। ऐसा सेनेट को सम्मान प्रदान करने के लिए किया गया था। सेनेट वह निकाय था जिसने उन दिनों में जब रोम एक रिपब्लिक यानी गणतंत्र था सत्ता पर नियंत्रण रखा था। गणतंत्र दोस्तों ऐसी शासन व्यवस्था होती है जो राजशाही से अलग होती है और इसमें जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के द्वारा शासन किया जाता था। लेकिन देखिए कि जो सेनेट था, सेनेट जो है वो रोम के साम्राज्य को सहायता देने के लिए एक परिषद होती थी और इसके आधार पर जो रोम साम्राज्य में रिपब्लिक यानी उन दिनों में जब सम्राट अगस्टस का शासन था तो उस समय रिपब्लिक यानी गणतंत्र था। सत्ता पर अपना नियंत्रण उसने रिपब्लिक ने मतलब उन दिनों जब रोम में रिपब्लिक था सत्ता पर अपना नियंत्रण रखा था और सेनेट नामक संस्था का अस्तित्व कई शताब्दियों तक रहा। एक ऐसी संस्था थी जिसमें कुलीन और अभिजात वर्गों यानी रोम के धनी परिवारों का प्रतिनिधित्व था, लेकिन आगे चलकर इसमें इटालवी मूल के जमींदारों को भी शामिल कर लिया गया था। दोस्तों, रोम के इतिहास की अधिकांश पुस्तकें जो आज यूनानी और लैटिनी में ज़्यादातर लिखी मिलती हैं इन्हीं लोगों द्वारा लिखी गई थीं और इनसे एक बात स्पष्ट होती है कि सम्राटों की परख इस बात से की जाती थी कि वे सेनेट के प्रति
किस तरह का व्यवहार किया जा करते थे, यानी सेनेट से उनका व्यवहार कैसा था, उनसे मित्रतापूर्ण था या शत्रुतापूर्ण। दोस्तों, जो सेनेट के सदस्यों के प्रति शत्रुतापूर्ण व्यवहार करते थे, उनको शक की निगाह से देखा जाता था। सम्राट और सेनेट के बाद साम्राज्यिक शासन की एक अन्य महत्वपूर्ण संस्था जो थी, वो सेना थी, क्योंकि बड़े विशाल साम्राज्य का शासन बिना सेना के नहीं चलाया जा सकता। फारस के साम्राज्य में बलात भर्ती वाली सेना थी। बलात भर्ती वाली सेना, जिसमें कुछ वर्गों या समूहों के वयस्क पुरुषों को अनिवार्य रूप से सैनिक सेवा करनी पड़ती थी। लेकिन रोम की सेना वो एक व्यावसायिक सेना थी। इसमें प्रत्येक सैनिक को वेतन दिया जाता था और न्यूनतम 25 वर्ष तक सेवा करनी पड़ती थी। एक वेतनभोगी सेना का होना निसंदेह रोमन साम्राज्य की खास विशेषता थी। सेना साम्राज्य में सबसे बड़ा एकल संगठित निकाय थी और इसमें चौथी शताब्दी तक 6 लाख सैनिक थे और उसके पास निश्चित रूप से साम्राज्यों का भाग निर्धारित करने की शक्ति थी। सैनिक बेहतर वेतन और सेवा शर्तों के लिए लगातार आंदोलन करते रहते थे और ये सैनिक और सेनापतियों और यहाँ तक कि सम्राट द्वारा निराश महसूस करते थे, तो ये आंदोलन प्राय सैनिक विद्रोहों का रूप ले लेते थे। दोस्तों, रोम सेना की जो तस्वीर हमारे सामने पेश की गई है, वह उन इतिहासकारों द्वारा तैयार की गई थी जो कि सेनेट के प्रति सहानुभूति रखते थे। सेनेट जो है वो सेना से घृणा रखती थी, उनसे डरती थी, क्योंकि वह प्रायः प्रत्याशित अप्रत्याशित हिंसा का स्रोत थी। विशेष रूप से देखा जाए तीसरी शताब्दी की तनावपूर्ण परिस्थितियों में, जब सरकार अपने बढ़ते हुए सैन्य खर्चों को पूरा करने के लिए भारी कर लगाना पड़ा था। देखा जाए तो सम्राट, अभिजात वर्ग और सेना, ये साम्राज्य के राजनीतिक इतिहास में 3 मुख्य खिलाड़ी थे और अलग-अलग सम्राटों की सफलता इस बात पर निर्भर करती थी कि वे सेना पर कितना नियंत्रण रख पाते हैं। और जब सेनाएं विभाजित हो जाती थीं, तो इसका परिणाम सामान्यतः गृह युद्ध होता था। दोस्तों, 1969 ईस्वी को छोड़कर एक ऐसा वर्ष था जब एक के बाद कुल मिलाकर 4 सम्राट गद्दी पर बैठे। पहली 2 शताब्दियों में कोई गृह युद्ध नहीं हुआ था और अपेक्षाकृत शांति बनी थी, लेकिन सिंहासन यथासंभव पारिवारिक वंशक्रम पर आधारित था। पिता का राज्य पुत्र को मिलता था और चाहे वो नैसर्गिक हो अथवा ग्रहण किया हुआ उत्तराधिकारी या दत्तक पुत्र, और सेना भी इस सिद्धांत को पूरी तरह मानती थी। जैसे टिबेरियस टिबेरियस जो 14 से 37 ईस्वी में जो रोम सम्राटों की लंबी कतारों में दूसरा था, प्रिंसिपेट की स्थापना करने वाले आगस्टस का अपना पुत्र नहीं था, किंतु सत्ता का सहज परिवर्तन सुनिश्चित करने के लिए आगस्टस ने उसे गोद ले लिया था। प्रथम 2 शताब्दियों में अन्य देशों के साथ युद्ध भी कम हुए। आगस्टस से टिबेरियस द्वारा प्राप्त किया गया साम्राज्य पहले ही इतना लंबा चौड़ा था कि उसमें और अधिक विस्तार करना अनावश्यक प्रतीत होता था। वास्तव में आगस्टस का शासनकाल शांति के लिए याद किया जाता है, क्योंकि इस शांति का आगमन जो है वो दशकों तक चले आंतरिक संघर्ष और सदियों की सैनिक विजय के पश्चात हुआ था। दोस्तों, साम्राज्य के प्रारंभिक विस्तार में आरंभिक या एकमात्र सम्राट त्राजान ने 113 से 17 ईस्वी में चलाया था, जो जिसके द्वारा उसने फरात नदी के पार के क्षेत्रों पर निरर्थक कब्जा कर लिया था, लेकिन उसके उत्तराधिकारियों ने उन इलाकों को छोड़ दिया। सम्राट त्राजान का स्वप्न क्या भारत की विजय थी? दोस्तों, तत्पश्चात भयंकर भूकंप से पीड़ित एंटियोक में सर्दियों के बाद 116 में देखिए त्राजान फरात नदी के रास्ते आगे की ओर बढ़ता हुआ पार्थियन की राजधानी टेसिफोन तक चला आया और फिर वहां फारस की खाड़ी के सिरे पर पहुंच गया। इतिहासकार कैसियस डियो के अनुसार वह भारत की ओर जाने वाले किसी वाणिज्यिक पोत को लालायित नज़रों से देख रहा था और चाह रहा था कि काश वह सिकंदर जैसा जवान होता। दोस्तों, देखिए कि इस काल की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि ये थी कि रोमन साम्राज्य जो था उसका प्रत्यक्ष शासन का क्रमिक रूप से काफ़ी विस्तार हुआ था और इसके लिए अनेक आश्रित राज्यों को रोम के प्रांतीय राज्य क्षेत्रों में मिला दिया गया था। निकटवर्ती पूर्व जो रोमन साम्राज्य के भूमध्य सागरीय क्षेत्र में रहने वाले लोगों की दृष्टि से निकटवर्ती पूर्व का मतलब था भूमध्य सागर के बिल्कुल पूर्व का इलाका। इसमें सीरिया, फिलिस्तीन और मेसोपोटामिया के
प्रांत आते थे। तो दूसरी शताब्दी के प्रारंभिक वर्षों तक जो राज्य फरात नदी के पश्चिम पड़ते थे, उन्हें भी रोम द्वारा हड़प लिया गया और ये राज्य अत्यंत समृद्ध थे। जैसे कि हेराड के राज्य से प्रतिवर्ष 54 लाख दिनारियस यानी 1,25,000 किलोग्राम सोने के बराबर आमदनी होती थी। दिनारियस रोम का एक चांदी का सिक्का होता था, जिसमें लगभग 4.5 ग्राम विशुद्ध चांदी होती थी। वास्तव में इटली के सिवा, जिसे उन शताब्दियों में प्रांत नहीं माना जाता था, साम्राज्य के सभी क्षेत्र प्रांतों में बटे हुए थे। उनसे कर वसूला जाता था। दूसरी शताब्दी में जब रोम अपने चरमोत्कर्ष पर था, रोमन साम्राज्य द्वारा स्कॉटलैंड से आर्मेनिया की सीमाओं तक और सहारा से फरात और कभी कभी उससे आगे तक फैला हुआ था। और उन दिनों शासन व्यवस्था चलाने के लिए, उनकी सहायता के लिए आज जैसी कोई सरकार तो नहीं थी। फिर भी ये प्रश्न उठता है कि सम्राटों के लिए इतने लंबे चौड़े और तरह तरह के इलाकों पर नियंत्रण रख पाना कैसे संभव होता था। दोस्तों, संपूर्ण साम्राज्य में दूर दूर तक अनेक नगर स्थापित किए गए थे, जिनके माध्यम से समस्त साम्राज्य पर नियंत्रण रखा जाता था। तो देखिए, भूमध्य सागर के तटों पर स्थित जो केंद्र थे, कार्थेज, सिकंदरिया और इंटियाक, इनमें सबसे बड़े केंद्र थे और साम्राज्यिक प्रणाली के मूल आधार थे। तो कार्थेज, सिकंदरिया और एंटियाक जो थे, रोमन साम्राज्य के बड़े नगरों में आते थे। दोस्तों, इन शहरों के माध्यम से जो सरकार थी, ग्रामीण प्रांतीय क्षेत्रों पर कर लगाने में सफल हो पाती थी, जिससे अधिकांश धन संपदा प्राप्त होती थी। इटली और अन्य प्रांतों के बीच सत्ता का आकस्मिक अंतरण वास्तव में रोम के राजनीतिक इतिहास का अत्यंत रोचक पहलू है। दूसरी और तीसरी शताब्दियों के दौरान अधिकतर प्रशासक और सैनिक अफसर इन्हीं उच्च प्रांतीय वर्गों में होते थे। इस प्रकार एक उनका नया संभ्रांत या अभिजन वर्ग बन गया, जो सेनेट के सदस्यों की तुलना में कहीं अधिक शक्तिशाली था, क्योंकि उसे सम्राटों का समर्थन प्राप्त था। देखिए, जैसे जैसे ये नया समूह उभर कर आया, सम्राट गैलिनस जो 253 से 68 ईस्वी में देखिए शासन किया था, 68 ईसा पूर्व में, उसने सेनेटरों को सैनिक कमान से हटाकर इस नए वर्ग के उदय को सुदृढ़ बना दिया गया। और ऐसा कहा जाता है कि गैलिनस ने सेनेटरों को सेना में सेवा करने को अथवा इस पहुंच पर रखने पर पाबंदी लगा दी थी, ताकि साम्राज्य का नियंत्रण उनके हाथों में न जाने पाए। संक्षेप में देखा जाए तो पहली शताब्दी के बाद वाले वर्षों में और दूसरी शताब्दी के दौरान और तीसरी शताब्दी के प्रारंभिक वर्षों में सेना और प्रशासन के अधिकाधिक लोग प्रांत के लिए जाने लगे, क्योंकि इन क्षेत्रों के लोगों की नागरिकता मिल चुकी होती थी, जो पहले इटली तक ही सीमित थी। दोस्तों, सेनेट पर कम से कम तीसरी शताब्दी तक इटालवी मूल के लोगों का प्रभुत्व बना रहा, लेकिन बाद में प्रांतों से लिए गए सेनेटर बहुसंख्यक हो गए। इससे ये पता चलता है कि साम्राज्य में राजनीतिक और आर्थिक दृष्टि से इटली का पतन हो चला था और भूमध्य सागर अपेक्षाकृत अधिक समृद्ध और शहरीकृत भागों जैसे स्पेन के दक्षिणी हिस्सों, अफ्रीकी और पूर्वी भागों में नए संभ्रांत वर्गों का उदय हो रहा था। दोस्तों, रोम के संदर्भ में एक ऐसा शहरी केंद्र था दोस्तों जो अपने मजिस्ट्रेट, नगर परिषद और अपना एक सुनिश्चित राज्य क्षेत्र था। उसके अधिकार क्षेत्र में कई गांव शामिल थे। इस प्रकार किसी भी शहर के अधिकार क्षेत्र में दूसरा शहर नहीं हो सकता था, किंतु उसके तहत कई गांव हमेशा ही होते थे। आमतौर पर शाही अनुकंपा अथवा नाराजगी के कारण गांव का दर्जा बढ़ाकर उन्हें शहरों का दर्जा और शहरों को गांव का दर्जा दिया जा सकता था। किसी शहर में रहने का लाभ यही था कि खाने की कमी और अकाल के दिनों भी इसमें ग्रामीण इलाकों की तुलना में बेहतर सुविधाएं मिलती थीं। देखिए दोस्तों, डॉक्टर गैलेन के अनुसार रोमन शहरों का ग्रामीण क्षेत्रों के साथ बर्ताव कैसा था। कई प्रांतों में लगातार कई वर्षों से अकाल पड़ा। उसके कारण साधारण बुद्धि वाले आदमी को भी यह बता दिया गया कि लोगों में कुपोषण के कारण बीमारियां हो रही हैं। शहर में रहने वाले लोगों का फसल कटाई के शीघ्र बाद अगले पूरे वर्ष के लिए पर्याप्त मात्रा में खाद्यान्न अपने भंडारों में भर लेना एक रिवाज था। सारा गेहूं, जौ, सेम तथा मसूर और दालों का काफ़ी बड़ा हिस्सा शहरियों द्वारा ले लिए जाने के बाद भी कई प्रकार की दालें किसानों के लिए बची रह गई थी। सर्दियों के लिए जो कुछ भी बचा था उसे खा पी कर ख़त्म कर देने के बाद देहाती लोगों को बसंत ऋतु में अस्वास्थ्यकर खाद्यों पर निर्भर रहना पड़ा। उन्होंने पेड़ों की टहनियाँ, छालें,
जड़ें, झाड़ियाँ, अखाद्य पेड़ पौधे और पत्ते खाकर किसी तरह अपने प्राणों को बचाए रखा था। दोस्तों, सार्वजनिक स्नान गृह रोम साम्राज्य के शहरी जीवन की खास विशेषता थी। जब एक ईरानी शासक ने ऐसे स्नान गृहों को ईरान में शुरू करने का प्रयत्न किया, तो उसे वहां के पुरोहित वर्ग के क्रोध का सामना करना पड़ा था। जल एक पवित्र वस्तु थी और सार्वजनिक स्नान में उन्हें जल का अपवित्रीकरण दिखता था। शहरी लोगों को उच्च स्तर के मनोरंजन उपलब्ध थे। जैसे एक कैलेंडर से हमें पता चलता है कि एक वर्ष में कम से कम 176 दिन वहाँ कोई न कोई मनोरंजक कार्यक्रम देखा या होता ही था। रोमन साम्राज्य के बारे में तीसरी शताब्दी का संकट क्या है? दोस्तों, पहली और दूसरी शताब्दियां कुल मिलाकर शांति, समृद्धि और आर्थिक विस्तार की प्रतीक थी। तीसरी शताब्दी आंतरिक तनाव और बड़े संकेतों को लेकर आई थी। 230 के दशक में साम्राज्य ने स्वयं को कई मोर्चों पर जूझता पाया। ईरान में 225 ईस्वी में अपेक्षाकृत एक अधिक आक्रामक वंश उभर कर सामने आया और इस वंश के लोग स्वयं को ससानी कहते थे और केवल 15 वर्षों के भीतर ये तेजी से फरात की दिशा में फैल गया। 3 भाषाओं में खुदे एक प्रसिद्ध शिलालेख में ईरान के शासक शापुर प्रथम ने दावा किया था कि उसे 60,000 रोमन सेना का सफाया कर दिया है और रोम साम्राज्य का पूर्वी राजधानी एंटियाक पर कब्जा भी कर लिया है। इसी बीच कई जर्मन मूल की जनजातियों अथवा राज्य समुदायों, जिनमें से एल्लमनाई, फ्रैंक और गोथ थे, उन्होंने राइन और डेन्यूब नदी की सीमाओं की ओर बढ़ना शुरू किया और 233 से 280 ईस्वी तक समूची अवधि में उन प्रांतों की पूरी सीमा पर बार बार आक्रमण किया जो काला सागर से लेकर आल्प्स और दक्षिणी जर्मनी तक फैले हुए थे। रोमवासियों को डेन्यूब से आगे का क्षेत्र छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा, जबकि इस काल में सम्राट उन लोगों के विरुद्ध लगातार युद्ध करते रहे जिन्हें रोमवासी विदेशी बर्बर या बारबेरियन कहा करते थे। तीसरी शताब्दी में थोड़े थोड़े अंतर से अनेक सम्राट 47 वर्षों में 25 सम्राट सत्तासीन हुए और जो इस तथ्य का स्पष्ट सूचक है कि इस अवधि में साम्राज्य बेहद तनाव की स्थिति से गुजरा था। आइए देखते हैं दोस्तों, रोमन साम्राज्य की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक स्थिति में सबसे पहले लिंग साक्षरता और संस्कृति के बारे में। दोस्तों, रोमन साम्राज्य की अपेक्षाकृत अधिक आधुनिक विशेषताओं में से एक था कि उन दिनों एकल परिवार का व्यापक रूप से चलन था। वयस्क पुत्र जो होता था अपने पिता या परिवारों के साथ नहीं रहते थे। वयस्क भाई बहुत कम साझे परिवारों में रहते थे। दूसरी ओर दासों को परिवार में शामिल किया जाता था क्योंकि रोमवासियों के लिए परिवार की यही अवधारणा थी। गणतंत्र के परिवर्ती काल या प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में देखा जाए तो विवाह का एक ऐसा रूप था कि पत्नी अपने पति को अपनी संपत्ति हस्तांतरित नहीं करती थी, किंतु अपने पैतृक परिवार में वह पूरे अधिकार बनाए रखती थी। महिला का दहेज वैवाहिक अवधि के दौरान उसके पति के पास चला जाता था, किंतु महिला अपने पिता की मुख्य उत्तराधिकारी बनी रहती थी और अपने पिता की मृत्यु होने पर उसकी संपत्ति की स्वतंत्र मालिक बन जाती थी। दोस्तों, इस प्रकार देखा जाए तो रोम में जो स्थिति थी, रोम की महिलाओं को संपत्ति का स्वामित्व व संचालन में व्यापक कानूनी अधिकार प्राप्त थे। तो कानून के अनुसार पति पत्नी को संयुक्त रूप से एक वित्तीय हस्ती नहीं बल्कि अलग अलग दो वित्तीय हस्तियां माना जाता था और पत्नी को पूर्ण वैधिक स्वतंत्रता थी। तलाक देना अपेक्षाकृत आसान था और इसके लिए पति अथवा पत्नी द्वारा केवल विवाह भंग करने की इरादे की सूचना देना ही काफी था। दूसरी ओर पुरुष 28 से 29, 30 से 32 की आयु में विवाह करते थे, जबकि लड़कियों की शादी 16 से 18 या 22 से 23 साल की आयु में की जाती थी। इसलिए पति और पत्नी के बीच का आयु अंतराल बना रहता था। इससे असमानता को बढ़ावा मिला होगा। आमतौर पर विवाह परिवार द्वारा नियोजित होते थे और इसमें कोई संदेह नहीं है कि महिलाओं पर उनके पति अक्सर हावी रहते थे। महान कैथोलिक बिशप ऑगस्टीन, जिन्होंने अपना अधिकांश जीवन उत्तरी अफ्रीका में बिताया था, उन्होंने लिखा है कि उनकी माता कि उनके पिता द्वारा नियमित रूप से पिटाई की जाती थी और छोटे नगर से वे बड़े हुए वहाँ की अधिकतर पत्नियाँ इस तरह की पिटाई से अपने शरीर पर लगी खरोंचें दिखाती रहती थीं और अंततः पिताओं को अपने बच्चों पर अत्यधिक कानूनी नियंत्रण होता था। वे कभी कभी दिल दहलाने वाली सीमा तक, उदाहरणार्थ अवांछित बच्चों के मामले में उन्हें जिंदा रखने या मार डालने तक के कानूनी अधिकार प्राप्त थे। और ऐसी जानकारी मिलती है कि कभी कभी पिता शिशुओं को मारने के लिए उन्हें ठंड में छोड़ देते थे।
साक्षरता की स्थिति भी वहाँ कैसी थी? ये निश्चित है कि काम चलाऊ साक्षरता की दरें साम्राज्य के विभिन्न भागों में काफ़ी अलग-अलग थी। पोम्पोई नगर में जो 79 ईस्वी में ज्वालामुखी फटने से दफन हो गया था, इस बात का प्रमाण मिलता है कि वहाँ काम चलाऊ साक्षरता व्यापक रूप से विद्यमान थी। पोम्पोई की मुख्य गलियों में दीवारों पर अंकित विज्ञापन और समूचे शहर में ग्रेफिटी यानी अभिरेखण पाए गए हैं। इसके विपरीत मिस्र में आज भी सैकड़ों पैपायरस बचे हुए हैं जिन पर अत्यधिक औपचारिक दस्तावेज हैं और कोई सहमति पत्र या संविदा पत्र लिखे हुए हैं। ये दस्तावेज आमतौर पर देखा जाए तो व्यावसायिक लिपिकों के द्वारा लिखे जाते थे और ये बताते हैं कि अमुक व्यक्ति क अथवा ख पढ़ या लिख नहीं सकता, किंतु यहाँ भी साक्षरता निश्चित रूप से कुछ वर्गों के लिए व्यापक थी, जैसे सैनिक, फौजी अफसरों और संपदा प्रबंधकों में साक्षरता अधिक थी। दोस्तों, रोमन साम्राज्य में सांस्कृतिक विविधता भी कई रूपों में दिखाई देती थी। धार्मिक संप्रदायों में स्थानीय देवी देवताओं की विविधता थी, बोलचाल की कई भाषाएं थी, वेशभूषा शैलियां उनकी अलग थी और उनकी बस्तियों के अनेक रूप थे। अरमाइक निकटवर्ती पूर्व का प्रमुख भाषा समूह था और मिस्र में काक्टिक, उत्तरी अफ्रीका में प्यूनिक और बर्बर तथा स्पेन और उत्तर पश्चिम में कॉल्टिक भाषा बोली जाती थी। लेकिन इनमें से बहुत सी भाषाई संस्कृतियाँ पूरी तरह से मौखिक थीं। वे कम से कम तब तक मौखिक रहीं जब तक कि उनके लिए एक लिपि का आविष्कार नहीं कर लिया गया। जैसे आर्मीनियाई भाषा का लिखना भी दोस्तों बहुत देर बाद 5वीं शताब्दी में शुरू हुआ, लेकिन तीसरी शताब्दी के मध्य तक बाइबिल का काक्टिक भाषा में अनुवाद हो चुका था। कई स्थानों पर लैटिन भाषा के प्रसार ने उन भाषाओं के लिखित रूप का स्थान ग्रहण कर लिया जिनका पहले से ही व्यापक प्रसार था, और ऐसा विशेष रूप से केल्टिक भाषा के साथ हुआ जिसका लिखा जाना प्रथम शताब्दी के बाद बंद हो गया। आइए देखते हैं आर्थिक विस्तार के बारे में, रोमन साम्राज्य के आर्थिक विस्तार के बारे में। दोस्तों, साम्राज्य में बंदरगाहें थीं, खानें थीं, ईंट भट्ठा, जैतून के तेल की फैक्ट्रियों की संख्या बहुत अधिक थी। उसका आधारभूत ढांचा काफ़ी मजबूत था। गेहूं, अंगूरी, शराब और जैतून का तेल मुख्य व्यापारिक मदें थीं जिनका अधिक मात्रा में उपयोग होता था और ये स्पेन, गैलिक प्रांतों, उत्तरी अफ्रीका, मिस्र और कम मात्रा में इटली से आती थीं, जहां इन फसलों के लिए सर्वोत्तम स्थितियां उत्पन्न थीं। देखिए, शराब और जैतून का तेल और अन्य तरल पदार्थों की ढुलाई ऐसे मटकों या कंटेनरों में होती थी। इन कंटेनरों को एम्फोरा कहा जाता था। इन मटकों के टूटे हुए टुकड़े बहुत बड़ी संख्या में आज भी मौजूद हैं और रोम में मोंटी टेंटेस्कियो स्थल पर 5 करोड़ से अधिक मटकों के अवशेष पाए गए हैं। पुरातत्वविद इन टुकड़ों से ठीक से जोड़कर इन कंटेनरों को फिर से सही रूप देने और ये पता लगाने में सफल हुए हैं कि उनमें क्या-क्या ले जाया जाता था। इसके अलावा प्राप्त वस्तुओं की मिट्टी का भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में उपलब्ध चिकनी मिट्टी के नमूनों के साथ मिलान उनके पुरातत्ववादी विज्ञानों भूतत्व वैज्ञानिकों ने उनके निर्माण स्तर के बारे में जानकारी देने में सफल हुए। और अब कुछ विश्वास के साथ एक उदाहरण के रूप में कहा जा सकता है कि स्पेन में जैतून का तेल निकालने का जो उद्यम था वो 140 से 160 ईस्वी के वर्षों में अपने चरमोत्कर्ष पर था। उन दिनों स्पेन में जो जैतून का तेल था मुख्य रूप से ऐसे कंटेनरों में ले जाया जाता था जिनको कि ड्रेसल 20 कहते थे। इसका ये नाम हेनरिक ड्रेसल द्वारा नामक पुरातत्वविद के नाम पर आधारित है जिसने इस किस्म के कंटेनरों का रूप सुनिश्चित किया था। और ड्रेसल 20 नामक कंटेनरों के अवशेष भूमध्य सागरीय क्षेत्र में अनेक खनन स्थलों से पाए गए हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि स्पेन के जैतून के तेल का व्यापक प्रसार था और एम्फोरा पात्रों के अवशेष से इसका मिलान मिला है। दोस्तों, देखा जाए तो 425 ईस्वी के बाद पूर्व ने उत्तरी अफ्रीका के प्रभुत्व को तोड़ दिया। परिवर्ती 5वीं शताब्दी और 6वीं शताब्दी में एगियन, दक्षिणी एशिया माइनर, तुर्की, सीरिया और फिलिस्तीन व्यापारी अंगूरी शराब और जैतून तेल के मुख्य निर्यातक बन गए, जबकि भूमध्य सागर के बाजारों में अफ्रीका से आने वाले कंटेनरों में अचानक कमी हो गई। इन प्रमुख गतिविधियों के साथ साथ अलग अलग प्रदेशों की समृद्धि और उनकी वस्तुओं की गुणवत्ता और उनके उत्पादन और परिवहन की क्षमता के अनुसार अधिकता या कमी होती गई।
खेती किसानी के मामले में कई ऐसे क्षेत्र थे जो असाधारण उर्वरता के कारण बहुत प्रसिद्ध थे। जैसे इटली में कैम्पेनिया, सिसिली, मिस्र में फैयूम, गैलिली, बाइजैकियम, ट्यूनीशिया, ये सभी क्षेत्र। स्ट्रैबो और प्लिनी जैसे लेखकों के अनुसार ये सभी प्रदेश साम्राज्य के घनी आबादी वाले और सबसे धनी भागों में थे। सबसे बढ़िया किस्म की अंगूरी शराब कैम्पेनिया से आती थी। सिसिली और बाइजैकियम रोम को भारी मात्रा में गेहूं का निर्यात करते थे और गैलिली में गहन खेती की जाती थी। इतिहासकार जैसिफस ने लिखा है कि प्रदेशवासियों ने जमीन के एक एक इंच के टुकड़े पर खेती कर रखी है। स्पेन का जैतून का तेल स्पेन के दक्षिण में गुआड लक्विर नदी के किनारों के साथ साथ बसी अनेक जमींदारियों से आता था। रोम के बहुत बड़े हिस्से बहुत कम उन्नत अवस्था में थे और यहाँ पर कुछ लोग घुमक्कड़ जीवन व्यतीत करते थे। ऐसे झोपड़ियों में रहते थे जिन्हें मैपालिया कहते थे, इधर उधर घूमते फिरते रहते थे। लेकिन स्पेन में भी उत्तरी क्षेत्र बहुत कम विकसित था। इसमें अधिकतर केल्टिक भाषी किसानों की आबादी थी जो पहाड़ियों की चोटियों पर बसे गांवों में थे। इन गांवों को कैस्टेला कहा जाता था और जब हम रोम साम्राज्य के बारे में जानेंगे तो इन असमानताओं को कभी नहीं भूलना चाहिए। दोस्तों, हमें ये भी याद रखना चाहिए कि एक प्राचीन दुनिया थी उस समय, कि उस समय के लोगों का सांस्कृतिक और आर्थिक जीवन आदिम या पिछड़ा हुआ था, लेकिन स्थिति इसके कुछ विपरीत थी। भूमध्य सागर के आसपास पानी की शक्ति का तरह तरह से इस्तेमाल किया जाता था और जल शक्ति से मिलने और मिलें चलाने और प्रौद्योगिकी में खासी प्रगति हुई। स्पेन की सोने और चांदी की खानों में जल शक्ति से खुदाई की जाती थी और पहली और दूसरी शताब्दियों में बड़े भारे औद्योगिक पैमाने पर इन खानों से खनिज निकाले जाते थे। उस समय उत्पादकता का स्तर इतना ऊंचा था कि 19वीं शताब्दी तक, यानी लगभग 1700 वर्ष बाद भी ऐसे उत्पादन के स्तर देखने को नहीं मिलते। उस समय सुसंगठित वाणिज्यिक और बैंकिंग व्यवस्था भी थी और धन का व्यापक रूप से प्रयोग होता था। सभी बातों से ये संकेत मिलता है कि रोम की अर्थव्यवस्था बहुत ही उन्नत थी। रोम की सामाजिक व्यवस्था में दास महत्वपूर्ण थे। दासों के प्रति क्या व्यवहार किया जाता था? दोस्तों, कुछ ही समय बाद शहर के शासक ल्यूसियस पेंडेनियस सेकेंडस को उसके एक दास ने कत्ल कर दिया। कत्ल के बाद पुराने रिवाज के अनुसार यह आवश्यक था कि एक ही छत के नीचे रहने वाले प्रत्येक दास को फांसी दे दी जाए, परंतु बहुत से निर्दोष लोगों को बचाने के लिए भीड़ एकत्र हो गई और दंगे शुरू हुए। सैनिट भवन को घेर लिया गया ताकि सैनिट भवन में अत्यधिक कठोरता का विरोध किया जा रहा था, लेकिन अधिकांश सदस्यों ने परिवर्तन किए जाने का विरोध किया। जो सेनेटर फांसी देने के पक्ष में थे उनकी बात मानी गई, किंतु पत्थर और जलती हुई मशालें लिए भारी भीड़ ने इस आदेश को कार्यान्वित किए जाने से रोका। नीरो ने अभिलेख द्वारा इन लोगों को फटकार लगाई और उन सारे मार्गों पर सेना लगा दी जहां सैनिकों के साथ दोषियों को फांसी पर चढ़ाने के लिए ले जाया जा रहा था। दोस्तों, वहाँ पे श्रमिकों पर नियंत्रण था क्योंकि भूमध्य सागर और निकटवर्ती पूर्व में ऐसे क्षेत्रों में दासों की जड़ें बहुत गहरी थीं और गुलामी प्रथा को किसी ने भी जो है ईसाई धर्म राज्य धर्म बनने के बाद भी गुलामी की प्रथा को गंभीर चुनौती नहीं दी गई, क्योंकि रोमन साम्राज्य में दास बहुत ही महत्वपूर्ण थे। आगस्टस के काल में इटली की कुल आबादी 75 लाख में 30 लाख दास थे, लेकिन साम्राज्य में ऐसी स्थिति नहीं थी। उन दिनों दासों को पूंजी निवेश की दृष्टि से देखा जाता था। कम से कम रोम के एक लेखक ने तो जमींदारों को ऐसे संदर्भों में उन गुलामों का इस्तेमाल न करने की सलाह दी है जहां फसल की कटाई के लिए उनकी बहुत बड़ी संख्या में आवश्यकता हो, जहां स्वास्थ्य को मलेरिया जैसी बीमारियों से नुकसान पहुंच सकता हो। ऐसे विचार दासों के प्रति सहानुभूति पर नहीं बल्कि हिसाब किताब पर आधारित थे। यहाँ पर देखिए, नीरो के शासनकाल में एक महत्वपूर्ण घटना के बारे में एक इतिहासकार क्या कहता है उसको हमने अभी पढ़ा है। दोस्तों, पहली शताब्दी में शांति स्थापित होने के साथ लड़ाई झगड़े कम हो गए तो दासों की आपूर्ति में कमी आई और दास श्रम का उपयोग करने वालों को दास प्रजन या स्लेव ब्रीडिंग अथवा वेतनभोगी मजदूरों जैसे विकल्पों का सहायता लेना पड़ा। वेतनभोगी मजदूर सस्ते पड़ते थे, उन्हें आसानी से जो छोड़ा और रखा जा सकता था। रोम में सरकारी निर्माण कार्यों पर इन श्रमिकों का प्रयोग किया गया क्योंकि दास श्रम का बहुतायत प्रयोग बहुत महंगा था।
दोस्तों, बहुत सारे गुलामों को या दासों को मुक्त भी किया गया था और हुआ ये कि रोम के कृषि विषयक या मालिक अक्सर अपने गुलामों अथवा मुक्त हुए गुलामों को अपनी ओर से व्यापार चलाने के लिए पूंजी यहाँ तक कि पूरा का पूरा कारोबार सौंप देते थे। रोमन कृषि विषयक लेखकों ने श्रम प्रबंधन की ओर बहुत ध्यान दिया और दक्षिणी स्पेन से आए पहली शताब्दी के लेखक एक थे दोस्तों, कालूमेला। इन्होंने सिफारिश की थी जमींदारों को अपनी ज़रूरत से दुगनी संख्या में उपकरण और औजारों का सुरक्षित भंडार रखना चाहिए ताकि उत्पादन लगातार होता रहे और दास संबंधी श्रम समय की हानि ऐसे मदों की लागत अधिक बैठती थी। दोस्तों, नियोक्ताओं की या जो काम कराने वाले लोग थे इनकी ये धारणा थी कि निरीक्षण यानी देखभाल के बिना कभी भी कोई काम ठीक से नहीं करवाया जा सकता है। इसलिए मुक्त और दास दोनों प्रकार के श्रमिकों को निरीक्षण के जो है सबसे महत्वपूर्ण पहलू था। कालूमेला ने 10-10 श्रमिकों के समूह बनाने की सिफारिश की थी और ये दावा किया था कि इन समूहों को ये बताना आसान है कि उनसे कौन सा काम करना है। और वरिष्ठ प्लिनी एक प्रसिद्ध प्रकृति विज्ञान के लेखक ने दास समूहों के प्रयोग की यह कहकर निंदा की कि यह उत्पादन आयोजित करने का सबसे खराब तरीका है। दोस्तों, दासों को जो है समूह में काम करने वाले दासों को पैरों में जंजीर डालकर एक साथ रखा जाता था। ये बहुत ही कठोर तरीके थे, क्रूर तरीके थे, लेकिन बहुत देखिए कितना ही कड़ा निरीक्षण रखो पर्याप्त प्रतीत नहीं होता। कामगारों के एप्रेनों पर एक सील लगा दी जाती थी। उन्हें अपने सिर पर गहरी जाली वाला मास्क या नेट पहनना पड़ता था। फैक्ट्री से बाहर जाने के लिए सभी कपड़े उतारने पड़ते थे और यहाँ पे जो दासों की स्थिति थी वो बहुत अच्छी नहीं थी। दोस्तों देखिए, कई कामगारों पर कई लोग कड़ा नियंत्रण रखते थे। अगर जो कर्ज़दार होते थे उन कामगारों को दागा जाता था। एक लेखक ये बताता है कि हज़ारों श्रमिक गुलामी में काम करने के लिए आत्मसमर्पण करते हैं, वे मुक्त होते हैं। फिर बहुत से गरीब परिवार जीवित रहने के लिए ऋणबद्धता स्वीकार कर ली और आगस्टीन एक लेखक हैं सेंट आगस्टाइन, उनके पत्रों के एक पत्र से हमें ये जानकारी मिलती है कि कभी-कभी माता-पिता अपने बच्चों को 25 वर्ष के लिए बेचकर बंधुआ मजदूर बना देते थे। और आगस्टीन ने एक बार अपने एक वकील मित्र से पूछा था कि पिता की मृत्यु होने पर क्या इन बच्चों को आज़ाद किया जा सकता था। तो देखिए दोस्तों, ये बहुत ही स्थिति जो अच्छी घटना नहीं कही जा सकती है। दासों की स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन फिर भी वो रोमन साम्राज्य में दोस्तों आर्थिक व्यवस्था के केंद्र में थे, यानी मजदूरी और जो श्रम है इनके द्वारा किया जाता था। रोमन साम्राज्य में जो सामाजिक श्रेणियां हैं उनके बारे में जानते हैं। सामाजिक संरचना इतिहासकार टैटिटस ने प्रारंभिक साम्राज्य के प्रमुख सामाजिक समूहों का वर्णन किया है। देखिए, इसमें सेनेटर, ये अश्वारोही, उसके अलावा जनता के सम्मानी वर्ग, फूहड़ निम्नतम वर्ग यानी कमीनकारू, इनके अनुसार सर्कस और थिएटर तमाशे देखने के आदी थे और अंत में दास थे। इसके बाद प्रारंभिक वर्षों में सेनेट की सदस्यता लगभग 1000 थी और कुल सेनेटरों के लगभग आधे सेनेटर अभी इतालवी परिवारों से थे। साम्राज्य के परिवर्ती काल में जो चौथी शताब्दी के प्रारंभिक भाग में कॉन्स्टेंटाइन के प्रथम के शासनकाल में आरंभ हुआ था, टैसिटस द्वारा पहले दो समूहों में एकीकृत होकर विस्तृत अभिजात्य वर्ग बन चुका था। तो देखा जाए तो परवर्ती रोमन जो है अभिजात वर्ग अधिक धनवान था, किंतु ये सैनिक साम्रांत वर्ग से कम शक्तिशाली था और मध्यम वर्ग में नौकरशाही और सेना की सेवा में जुड़े आम लोग शामिल थे। लेकिन जो निचला वर्ग था वो बहुत ही निम्नतम वर्ग था और इसमें ग्रामीण श्रमिक शामिल थे। बहुत से कम लोग अस्थायी रूप से बड़ी जागीर नियोजित रख सकते थे और खनन प्रतिष्ठानों के कामगार, प्रवासी कामगार, अनाज और जैतून की फसल की कटाई और निर्माण उद्योग के लिए जो अधिकांश श्रम की पूर्ति करते थे। इसके अलावा दोस्तों 5वीं शताब्दी के आरंभिक काल में एक इतिहासकार ओलंपिओडरस ने, जो एक राजदूत भी था, लिखा है कि रोम नगर में रहने वाले कुलीन परिवारों को उनकी संपदाओं से वार्षिक आय 4000 पाउंड सोने के बराबर होती थी। इससे वह उपज शामिल नहीं थी जिसका उपयोग वो सीधे कर सकते थे। तो दोस्तों रोमन साम्राज्य में या परवर्ती रोमन साम्राज्य में जो स्थिति थी वहाँ पर
बाद में 3 शताब्दियों से जो सोने चांदी की मौद्रिक प्रणाली थी वो समाप्त हो गई, क्योंकि स्पेन की खानों से चांदी मिलना बंद हो गया था। रोमन साम्राज्य या परवर्ती काल में नौकरशाही के उच्च और मध्यम वर्ग बहुत धनी थे, क्योंकि उन्हें अपना वेतन सोने के रूप में मिलता था और वे अपनी आमदनी का बहुत बड़ा हिस्सा जमीन जैसी परिसंपत्तियां खरीदने में लगाते थे। साम्राज्य में भ्रष्टाचार भी बहुत था। न्याय और सैन्य आपूर्ति के प्रशासन में उच्च अधिकारी और गवर्नर लूट खसोट और लालच में विख्यात थे। और ये पता चलता है सरकार द्वारा अनेक कानून बनाए गए और इन लोगों की कड़ी निंदा की गई थी। दोस्तों, रोमन साम्राज्य तानाशाही पर आधारित था और असहमत या आलोचना को कभी कभार बर्दाश्त किया जाता था। सरकार विरोध का उत्तर हिंसात्मक कार्रवाई से देती थी। और देखिए, चौथी शताब्दी तक आते आते रोमन कानून की प्रबल परंपरा का उद्भव हो चुका था और उसने सर्वाधिक भयंकर सम्राटों पर अंकुश लगाने का काम किया था। जो सम्राट थे अपनी मनमानी नहीं कर सकते थे और नागरिक अधिकारों की रक्षा के लिए कानून को सक्रिय किया जाता था, कानून का प्रयोग किया जाता था। चौथी शताब्दी के अंतिम दशक में एम्ब्रोस जैसे शक्तिशाली बिशपों के लिए यह संभव हो पाया कि सम्राट आम जनता के प्रति अत्यधिक कठोर और दमनकारी हो जाए, तो ये बिशप भी उतनी अधिक शक्ति से उनका मुकाबला करें। आइए देखते हैं परवर्ती पुराकाल और रोमन साम्राज्य की अंतिम शताब्दियों में क्या हुआ। तो देखिए, विकास और पतन की एक महत्वपूर्ण कहानी है रोमन साम्राज्य। और इसमें क्या है, सांस्कृतिक स्तर पर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लोगों में धार्मिक जीवन में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए थे। एक था सम्राट कॉन्स्टेंटाइन द्वारा ईसाई धर्म को राजधर्म बना लेने का निर्णय, और दूसरी घटना थी 7वीं शताब्दी में इस्लाम का उदय। लेकिन राज्य के ढांचे में भी उतने ही महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए और ये परिवर्तन सम्राट डायोक्लेशियन के समय से आरंभ हुए। सम्राट डायोक्लेशियन ने देखा कि साम्राज्य का विस्तार बहुत ज़्यादा हो चुका है और उसके अनेक प्रदेशों का सामरिक या आर्थिक दृष्टि से कोई महत्व नहीं है। उसने साम्राज्य की सीमाओं पर किले बनवाए, प्रांतों का पुनर्गठन किया और असैनिक कार्यों को सैनिक कार्यों से अलग कर दिया। साथ ही उसने सेनापतियों को अधिक स्वायत्तता दी, जिससे वे सैन्य अधिकारी अधिक शक्तिशाली समूह के रूप में उभरे। यहाँ पर देखिए, ये सम्राट कॉन्स्टेंटाइन का 313 ईस्वी की एक विशाल मूर्ति का हिस्सा है। कॉन्स्टेंटाइन जो था बहुत ही महत्वपूर्ण शासक था दोस्तों। मौद्रिक क्षेत्र में उसके द्वारा परिवर्तन किए गए। सालिडस मौद्रिक नाम का एक नया सिक्का चलाया गया जो 4.5 ग्राम शुद्ध सोने का बना हुआ था। ये सिक्का रोम साम्राज्य समाप्त होने के बाद भी चलता रहा। सालिडस सिक्के बहुत बड़े पैमाने पर ढाले जाते थे, लाखों करोड़ों की संख्या में चलन में थे। और कॉन्स्टेंटाइन का एक अन्य नया नवाचार या इनोवेशन था कि उसकी एक दूसरी राजधानी कुस्तुनतुनिया का निर्माण, जहां तुर्की में आजकल इस्तांबुल नगर बसा हुआ है, इसे पहले बाइजेंटाइन कहा जाता था। ये नई राजधानी 3 ओर से समुद्रों से घुरी थी। चूँकि नई राजधानी के लिए नई सेनेट की जरूरत थी, इसलिए चौथी शताब्दी में शासक वर्गों का बड़ी तेजी से विस्तार हुआ। मौद्रिक स्थायित्व और बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण आर्थिक विकास में भी तेजी आई। और पुरातात्विक अभिलेखों से पता चलता है कि औद्योगिक प्रतिष्ठानों सहित ग्रामीण उद्योग धंधों में व्यापार के विकास में पर्याप्त मात्रा में पूंजी लगाई गई थी। दोस्तों, इन सभी के द्वारा क्या हुआ कि शहरी संपदा और समृद्धि में बहुत अधिक वृद्धि हुई, स्थापत्य कला में बढ़ोतरी हुई। और मिस्र में परवर्ती शताब्दियों में पैपायरस पौधों के पत्तों पर लिखे हुए सैकड़ों दस्तावेजों से पता चलता है कि तत्कालीन समाज अपेक्षाकृत अधिक खुशहाल था, जहां मुद्रा का व्यापक रूप में इस्तेमाल होता था और ग्रामीण संपदाएं भारी मात्रा में सोने के रूप में लाभ कमाती थीं। दोस्तों, यूनान और रोम वासियों की जो धार्मिक संस्कृति थी, ये बहुदेववादी थी। ये लोग अनेक पंथों और उपासना पद्धतियों में विश्वास करते थे। जुपिटर, जूनो, मिनवा और मार्स जैसे अनेक रोमन, इतालवी देवों और यूनानी और पूर्वी देवी देवताओं की पूजा किया करते थे। इसके लिए साम्राज्य भर में हजारों मंदिर, मठ और देवालय बना रखे गए थे। ये बहुदेववादी स्वयं को किसी एक नाम से नहीं पुकारते थे। रोमन साम्राज्य का एक अन्य बड़ा धर्म यहूदी धर्म या ज्यूडेज्म था, लेकिन यहूदी धर्म भी एकास्म यानी विविधताहीन नहीं था। परवर्ती पुराकाल में यहूदी धर्म में भी कई विशेषताएं आईं। चौथी और 5वीं शताब्दियों में साम्राज्य का ईसाईकरण एक क्रमिक और जटिल प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप हुआ।
बहुदेववाद, जिसे पश्चिमी प्रांतों में आसानी से तुरंत गायब नहीं हुआ। ईसाई धर्म प्रचारक वहाँ बहुदेववादी मतांतरों और धार्मिक रीति रिवाजों का लगातार विरोध करते रहे और बहुदेववाद की निंदा करते रहे। जनता में खुशहाली खासतौर पर पूर्वी भागों में अधिक फैली, जहाँ 6वीं शताब्दी तक जो है बढ़ती रही। प्लेग की बीमारी का प्रकोप हुआ, जिसके कारण 540 के दशक में लगभग संपूर्ण भूमध्य सागरीय प्रदेश प्रभावित हुआ। इसके अलावा दोस्तों देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण था कि एक सम्राट था जस्टिनियन। जस्टिनियन का शासनकाल समृद्ध और शाही महत्वाकांक्षा के उच्च स्तर का द्योतक था। जस्टिनियन ने 533 में अफ्रीका के वैंडल्स के कब्जे से छुड़ा लिया और इटली को ऑस्ट्रोगोथों से लेकर वापस उस पर अधिकार कर लिया, और इससे देश तहस नहस हो गया और लोम्बार्ड के आक्रमण के लिए रास्ता तैयार हो गया। 7वीं शताब्दी के प्रारंभिक दशकों तक आते आते रोम और ईरान के बीच जो लड़ाई थी दोस्तों, ये फिर छिड़ गई, और ससानी शासक जो 3री शताब्दी से ईरान पर शासन कर रहे थे, उन्होंने मिस्र सहित सभी विशाल पूर्वी जो क्षेत्र थे, प्रांत थे, बड़े पैमाने पर आक्रमण कर दिया था। और बाइजेंटियम जो रोम साम्राज्य को ज़्यादातर इसी नाम से जाना जाता था, उसने 620 के दशक में इन प्रांतों पर फिर से अपना कब्जा किया। लेकिन उसके बाद कुछ ही वर्षों में दक्षिण पूर्व की ओर से एक जोरदार अंतिम धक्का लगा, जिसे वो सहन नहीं कर सका। अरब प्रदेश में शुरू होने वाले इस्लाम के विस्तार को प्राचीन विश्व इतिहास की सबसे बड़ी राजनीतिक क्रांति कहा जाता है। जब 642 तक पैगंबर मोहम्मद की मृत्यु को मुश्किल से 10 साल हुए थे, पूर्वी रोमन और ससानी दोनों राज्यों के बड़े बड़े भाग भीषण युद्ध के बाद अरबों के कब्जे में आ गए। और यहाँ ये ध्यान रखना चाहिए कि उभरते हुए इस्लामी राज्य की जीतें जो एक शताब्दी बाद अंततः स्पेन, सिंध और मध्य एशिया तक फैल गई थीं, अरब जनजातियों को ही पराजित करने से हुई। अरब से शुरू होकर ये जीतें सीरिया, रेगिस्तान और इराक की सरहदों तक पहुँची, जिसके पश्चात मुस्लिम सेनाएं और दूर दूर तक फैल गईं, जैसा कि हम आगे देखेंगे। यहाँ पर देखिए, ये पश्चिम एशिया का मानचित्र है दोस्तों। यहाँ पर देखिए, ये फारस, ईरान, इसके अलावा अफ़गानिस्तान में 2 महत्वपूर्ण केंद्र बुखारा और समरकंद हैं। आर्मेनिया यहाँ पर है, कुस्तुनतुनिया यहाँ पर है। इसके अलावा ये देखिए, लाल सागर के किनारे मदीना और मक्का हैं, और नील नदी, ये देखिए भूमध्य सागर, नील नदी यहाँ पर दिखाई गई है। तो ये पश्चिम एशिया का भाग है। इस अध्याय के अध्ययन से आइए इसकी जो सारणी है, कालक्रम है, उनको हम देख लेते हैं। 27 ईसा पूर्व से 14 ईस्वी अगस्टस प्रथम रोम सम्राट थे, और 27 ईसा पूर्व से लगभग 24 से 79 जो है ईस्वी तक ऑक्टेवियन, देखिए ऑक्टेवियन द्वारा स्थापित प्रिंसिपेट वह अब तक अपने आप को अगस्टस कहने लगा था। 14 से 37 में टिबेरियस था, ये शासक था, और विशाल यहूदी विद्रोह और रोमन साम्राज्य का जेरूसलम पर कब्जा हुआ था। इसके अलावा जो महत्वपूर्ण शासक थे, त्राजान, हैड्रियड, सिप्टिमियस सेवेरस, और ईरान में शापुर प्रथम का शासन। दोस्तों, इनके समय में बहुत अधिक घटनाएं हुई, और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 324 ईस्वी में कॉन्स्टेंटाइन जो बहुत ही महत्वपूर्ण शासक था, वो इस साम्राज्य का एकमात्र शासक बना, और उसने कुस्तुनतुनिया नगर की स्थापना की थी। और यहाँ पर जो एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम है, यहाँ पर देखिए, लगभग 570 ईस्वी के आसपास पैगंबर मोहम्मद का जन्म हुआ था, और देखिए कुल मिलाकर 622 में पैगंबर मोहम्मद और उनके साथी मक्का छोड़कर मदीना चले गए थे। 633 से 42 ईस्वी में अरब विजयों का पहला और महत्वपूर्ण चरण हुआ। मुस्लिम नेताओं ने सीरिया, फिलिस्तीन, मिस्र, इराक और ईरान के कुछ हिस्सों को कब्जा कर लिया। 698 में अरबों ने कारथेज को जीत लिया था, और 711 में स्पेन पर अरबों का आक्रमण हुआ था। तो ये दोस्तों विश्व इतिहास की जो हम विश्व इतिहास के बारे में पढ़ रहे हैं 11वीं कक्षा के इतिहास में, कि इतिहास के कुछ विषय, जिसमें हमने 3 महाद्वीपों में फैले हुए रोमन साम्राज्य के बारे में, उसकी आर्थिक सामाजिक स्थिति के बारे में जाना।
ये अध्याय बहुत ही महत्वपूर्ण है जो हमारा विश्व इतिहास है उसको समझने के लिए। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।